दाल सब्जी और 2-4 चपातियाँ एक थाली में मेरे आगे रख दी गई। मैं 2 मिनट में चपातियाँ चट कर गया और मजीद मंगवाई, वो भी खा गया। छोटी छोटी चपातियाँ थी, मजीद मंगवाई तो कनोडिया ने काउंटर से मुझे घूर कर देखा। इसका मतलब था कि मुसलमानों की तरह नहीं, हिंदुओं की तरह खाओ। मैंने फौरन हाथ खींच लिया। खाने के बाद मैं पीना चढ़कर ऊपर वाले कमरे में आ गया। पलंग पर लेटा तो एक बार फिर नींद ने वलबा कर दिया। शाम तक सोया रहा। उठा तो 6 बज रहे थे। बाजार की दुकानों में बत्तियां रोशन थी। कनोडिया एक कीमती दसा ओढ़े होटल के बाहर खड़ा नौकरों से सीढ़ियां धुलवा रहा था। मुझे देखकर इसने इशारे से करीब बुलाया और मेरे कंधे पर हाथ डालकर नौकरों को बोला, मैं तोताराम को डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ, पीछे ख्याल रखना। वो मुझे लेकर बाजार में से गुजरता हुआ रामबाग की तरफ चला। रामबाग से कुछ फासला पर पुराना गिरजाघर था, जिसके हक में गंदे नाले के साथ साथ एक कच्चा रास्ता शरीफपुरा की तरफ जा रहा था। सर्दियों की शाम की सुरमई अंधेरे फैला हुआ था। हम इस रास्ते पर चलने लगे। कनोडिया कहने लगा, परसों रात मैं तुम्हें लेकर छहरट्टा जाऊंगा। वहां से ट्रेन में बैठकर हमें ग्रोसर तलानी जाना होगा, फिर तुमको सरहद पार करा दूंगा। लीडर को जाकर कहना बाल पहुंच गया है, रकम मैंने वसूल कर ली है। इसमें से आधी रकम का माल खरीद कर स्मगलर को दूंगा और आधी रकम कराची वाले सेठ को पहुंच जाएगी और वहां से वसूली कर ली जाएगी। मैंने कनोडिया से कहा कि मुझे लीडर लाहौर वापस पहुंचकर इस हेले की 10,000 रुपये देगा, मगर मैं चाहता हूं कि आधी रकम मुझे इंडिया में अदा की जाए, ताकि मैं यहां से अपनी मर्जी कुछ चीजें खरीद कर साथ ले जा सकूं। कनोडिया ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। यहाँ से क्या खरीदोगे? यहाँ खरीदने को क्या है? इलायची नहीं है वो मैं अगले हफ्ते यहाँ से स्मगलर करवा रहा हूँ। मैं अपनी भाभी और बहन के लिए 2-4 कीमती बनारसी साड़ियाँ खरीद कर ले जाना चाहता हूँ, मैंने कहा। कनोडिया ने सरदंश के अंदाज से देखा और कहा, तुम नए नए इस काम में पड़े हो, ये ख्याल दिमाग से निकाल दो। क्या तुम अपने साथ साथ हमें भी पकड़वाना चाहते हो? खामोशी से परसों रात वापस सरहद पार कर जाओ। अगले फेरे पर आओगे तो देखा जाएगा। चलो आप वापस होटल चलते हैं, मुझे भूख लग रही है। हम वापस चल दिए। मैं अब तेजी से एक नए मंसूबे पर गौर करने लगा। मैं अपना हाथ बदमाश स्मगलर के पास छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वैसे भी मुझे रुपयों की कदम कदम पर जरूरत थी और इस वक्त मेरी जेब में वाकई एक फूटी कौड़ी नहीं थी। होटल पहुंचकर हमने इकट्ठे बैठकर खाना खाया। खाना क्या था, बस वही दाल सब्जी, छोटी छोटी चपातियां थी। इस पर पाबंदी ये लगा दी गई थी कि मुसलमानों की तरह खाना नहीं, हिंदुओं की तरह खाओ और भूखा रहो। खाने के बाद मैंने कनोडिया से कहा, मैं इंडियन फिल्म देखना चाहता हूँ। इसने गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहा, बाओ तुम यहाँ स्मगलिंग का फेरा लगाने आए हो या ये तुम्हारा पहला फेरा है? अनाड़ी हो, अभी कच्चे हो, किसी को शक हो गया तो अपने साथ साथ हमें भी मरवाओगे। जाओ ऊपर जाकर खामोशी से सो जाओ। मेरा टारगेट अब ये कनोडिया स्मगलर ही था। मैं महज रात के 12 बजे जाने के लिए सैन जाना चाहता था, क्योंकि कनोडिया ने मुझे बताया था वो रात 12 बजे होटल बंद कर देता है। सैन जाने की इजाज़त न मिली। मैंने अमृतसर के शहर सैर करने की इजाज़त चाही, मगर वो मुझे अकेला होटल से बाहर कदम रखने की भी इजाज़त नहीं दे रहा था। मैंने यही बेहतर समझा कि छुपे से कमरे में जाकर लेट जाऊं। चुनाचा मैंने ऐसा ही किया। मैं गर्दन तक लिहाफ ओढ़कर पलंग पर लेट गया और कनोडिया के बारे में सोचने लगा। कनोडिया एक आदमी को देखकर कमरे में आया। उस आदमी ने भी एक हिंदुआना लिबास पहन रखा था, माथे पर तेल लगाया हुआ था। कनोडिया ने नवरात का चेहरा दिखाते हुए कहा, शाहबू ये बाबू है, इसे परसों रात बॉर्डर क्रॉस कराना होगा। शाहबू ने झुककर मुझे गौर से देखा और बोला, बाबूजी कभी पहले बॉर्डर क्रॉस किया है? कनोडिया कहने लगा, ओए नहीं यार, ये इसका पहला फेरा है, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीख जाएगा और मेरे साथ। वो दोनों कमरे से निकल गए। इस वक्त रात के 9 बज रहे थे। कमरे पर पुरानी तर्ज की मैं घड़ी की सेकंड की सुई आहिस्ता आहिस्ता हरकत करते देख रहा था। मैं बहुत कुछ सोच रहा था। जब घड़ी ने 10 बजाए तो मैं पलंग से उठा और कंबल ओढ़ कर नीचे आ गया। कनोडिया काउंटर पर बैठा रजिस्टर पर हिसाब किताब कर रहा था। 2-3 घात बैठे चाय पी रहे थे। इनमें से एक सिख सिपाही भी था। मैं एक खाली मेज पर जाकर बैठ गया। कनोडिया ने मुझे घूर कर देखा, फिर नौकर से कहा, ओए तोताराम को चाय दो। हिंदू मुलाजिम ने चाय की प्याली मेरे सामने रखी। एक खास निगाह से काउंटर का जायजा ले रहा था। मैं एक निहायत अहम मौके की तलाश में था जो मुझे नहीं मिल रहा था। खुशकिस्मती से सिख सिपाही ने उठते हुए कहा, पुरुषोत्तम मेरे साथ चलकर बंसीलाल को कहो कि सवेरे मामला कर ले, नहीं तो उसकी खैर नहीं। कनोडिया ने सिख सिपाही की तरफ देखा और बोला, महाराज वो एतबारी आदमी है, तुम फिक्र ना करो। पुरुषोत्तम मेरे सामने चलकर बात करो। कनोडिया ने मेरी तरफ देखकर इशारे से बुलाया। मैं चाय की प्याली उठाए इसके पास चला गया। इसने मुझे वहाँ गूंगा बताया था, तो इसलिए इशारों से समझाया कि कुछ देर के लिए काउंटर संभालो, मैं अभी आता हूँ। मैं काउंटर के पीछे कुर्सी पर बैठ गया। कनोडिया सिख सिपाही के साथ चला गया। मैंने गहरी निगाह से इर्द गिर्द देखा। 2 घात कोने वाली मेज पर बैठे चाय पीते हुए बातों में मसरूफ थे। होटल का एक मुलाजिम कोने वाले नलके पर गर्म पानी से प्याले और फांसी की थालियां धो रहा था। मैंने आहिस्ता से काउंटर के नीचे वाली दराज खोली। इसमें एक चाकू, पेंसिल, कागज और एक कॉपी पड़ी थी। मैंने मजीद नीचे वाली दराज खोली तो मेरे जिस्म में खुशी की एक लहर दौड़ गई। इस दराज में पीछे की तरफ नोटों की एक गड्डी रखी हुई थी। ये 100 के भारतीय नोट थे। मैं काउंटर पर कंबल डालकर झुक गया। नीचे हाथ डालकर मैंने नोटों की गड्डी निकाली और अपने कुर्ते की जेब में रख ली। अब मैं वहां से जितनी जल्दी होकर फरार हो जाना चाहता था। कनोडिया किसी भी वक्त आ सकता था।
मैं आहिस्ता से उठा और काउंटर से सामने टहलने लगा। मैंने सिगरेट सुलगाया और सुकून से टहलता हुआ होटल नीचे उतरकर बाजार में आ गया। ये जाहिर कर रहा था जैसे मैं सामने वाली दुकान पर पान खाने जा रहा हूँ। सर्दी की वजह से बाजार खाली था। पान वाले हिंदू की दुकान खुली हुई थी। 2-3 खाब खड़े हुए थे। जिधर कनोड़िया गया था मैं उल्टे रुख रामबाग वाले चौक की तरफ चल दिया। चंद कदम आहिस्ता आहिस्ता चलने के बाद मैंने अपनी रफ्तार तेज कदम कर दी और रामबाग के चौराहे से निकल गया। दाएं जाने रामबाग का पुलिस स्टेशन था, जिसके बाहर एक सिख सिपाही राइफल थामे पहरा दे रहा था। मैं खामोशी और बेनियाजी से गुजर गया। गिरजाघर के गंदे नाले पर पहुंच गया। लंबे लंबे दग भरता हुआ गंदे नाले के पहलू से होकर जीटीओ पर आ गया। यहाँ दुकानें बंद थी। सड़क पर कभी कभी कोई मुसाफिर बस या साइकिल रिक्शा गुजर जाता था। मैं अच्छी तरह जानता था किसी भी वक्त कनोड़िया मेरी तलाश में निकल खड़ा होगा और वो मुझे हलाक करने की कोशिश करेगा। बल्कि कोशिश ही नहीं, वो हलाक करने से भी गुरेज नहीं करेगा। मैं अमृतसर शहर के जोग्राफी से वाकिफ था। इस शहर में दोबारा आवारागर्दी कर चुका था। मैंने रेलवे स्टेशन की तरफ जाने की बजाय जीटी रोड पर चलना शुरू कर दिया। सड़क पर काफी फासले से बत्तियां जल रोशन थी और ठंड और धुंध की वजह से इनकी रोशनी ज्यादा दूर तक नहीं जा रही थी। रामतलाई वाली बाउली पीछे रह गई थी। अब मुझे एक बहुत बड़ा खतरा दरपेश था। रात को गश्त करने वाले सिपाहियों का कोई भी दस्ता मुझे मिल सकता था। मेरी जेब में 100 के भारतीय नोटों की कड्डी थी। सिपाही मुझे पकड़कर थाने ले जा सकते थे या फिर मुझसे ये रकम छीन कर मुझे महरूम भी कर सकते थे, जिसकी मुझे असल जरूरत थी। मेरी बाएं जानिब एक मैदान था। यहाँ कभी बैसाखी का मेला लगता था। मुझे मालूम था इस मैदान के आगे जाकर दिल्ली की तरफ जाती रेलवे लाइन आ जाती है। मैदान में घास कोहरा की वजह से गीली थी। अंधेरा मेरे चारों तरफ फैला हुआ था। ये अंधेरा मुझे तहफ़्फ़ुज़ दे रहा था। मैं आगे बढ़ता गया। रेलवे लाइन आ गई। मैं पत्थरों की ढाल पर चढ़कर रेलवे लाइन की दूसरी तरफ आ गया। जरा आगे जाकर एक रेलवे लाइन बाटला होशियारपुर की तरफ मुड़ जाती है। यही रेलवे लाइन थी जो सीधी पठानकोट जाती थी। मैं पैदल पठानकोट नहीं जा सकता था, ताहम सबसे पहले करीबी रेलवे स्टेशन पहुंचना था। मुझे ये भी मालूम था कि पठानकोट की तरफ जाते हुए सबसे पहले रेलवे स्टेशन बाटला आता है। बाटला कायम पाकिस्तान से पहले मुसलमान का बहुत बड़ा और सनकी कब्जा था। पाकिस्तान बना तो इस कस्बे के मुसलमान या तो शहीद कर दिए गए या अपनी जानें बचाकर किसी न किसी तरह पाकिस्तान पहुंच गए। अब यहाँ ज्यादातर सिखों की आबादी थी। वो लोहे का काम करते थे। जब मैं क़याम पाकिस्तान के बाद वीजा लेकर दूसरी बार अमृतसर आया तो बाटला की सैर की थी। यहाँ एक मस्जिद में मेरी मुलाकात एक कश्मीरी मौलवी साहब से हुई थी, जिनका नाम अहमद था। वो बाटला में मेहनत मजदूरी करने वाले श्रीनगर से आए हुए कश्मीरी मुसलमान मजदूरों को दर्स कुरान देते थे। मैं इनके पास जाने का ख्याल लेकर रेलवे लाइन के साथ चला जा रहा था। मैं रेलवे लाइन से उतर कर चल रहा था। चलने की वजह से सर्दी का एहसास कम हो गया था। धुंध में 15-20 कदमों के फासले पर कोई चीज दिखाई नहीं देती थी। सर्द रात के अंधेरे में कहीं कहीं कच्चे मकान धुंधले धुंधले नजर आ रहे थे। एक बैलगाड़ी जिस पर चारा लदा हुआ था रेलवे लाइन के करीब खेत के किनारे खड़ी थी। मुझे देखकर एक कुत्ता भौंकने लगा। वो बैलगाड़ी के नीचे सो रहा था। मेरी भूख पाकर होशियार हो गया। मैंने अपना सफर जारी रखा। कुत्ता कुछ देर भौंकने के बाद वापस जाकर सो गया। मेरी कलाई पर घड़ी बंधी हुई थी, जिसकी सुइयां धुंधली धुंधली चमक रही थी। रात के 11 बजने वाले थे और नोडिया को अब तक पता चल गया था या पता चल गया होगा कि इसके रुपए लेकर फरार हो गया हूँ। वो जरूर मेरी तलाश में होगा। हो सकता है कि इसके आदमी मुझे रेलवे स्टेशन पर तलाश कर रहे हों, या ये भी हो सकता है कि वो दिल में फैसला करके खामोश होकर बैठ गया हो कि वो अपनी रकम लाहौर के लीडर से मेरे फेरे की उजरत से वसूल कर लेगा। बहरहाल इतना मुझे इत्मीनान था कि वो कम से कम बाटला जाने वाली रेलवे लाइन की तरफ नहीं आएगा। मगर बाटला अभी दूर था। जवानी का खून था। मुझे थकावट महसूस नहीं हो रही थी। मेरा पैदल सफर जारी था। मैं सोच रहा था कि ये रास्ता जहाँ से क़याम पाकिस्तान यानी अगस्त 1947 में मुसलमानों के टूटे पोटे काफिले पाकिस्तान की तरफ रवाना हुए थे, इन पर जगह जगह हमले हुए। औरतें अगवा कर ली गईं और मर्दों को शहीद कर दिया गया था। मुझे वीरान रात के सन्नाटे में मुसलमान औरतों और बच्चों की चीखें सुनाई देने लगी। मैं सर से पांव तक कांप गया। मैं चलते चलते थक कर एक जगह दस्ताने बैठ गया। जेब से गड्डी निकाल कर नोट गिनने लगा। 4,500 की रकम थी। गोया मेरे फेरे के 10,000 में से 4,500 वसूल हो चुके थे और 5,500 कम थे, लेकिन मेरे लिए ये रकम काफी थी और मैं इससे अपने अहम मिशन में बहुत काम ले सकता था। थोड़ी देर सुस्ताने के बाद मैं फिर चल पड़ा। 11:15 बज गए थे। 1:30 बजे रात में फिर एक जगह सांस लेने के लिए बैठ गया। मेरे पास रिवॉल्वर भी नहीं था। मैंने सोचा मुझे रिवॉल्वर साथ लेकर आना चाहिए था। मैं फिर चल पड़ा। रात के 3 बजे दूर से बाटला की ऊंची दीवार अंधेरे में उभरती नजर आने लगी। कस्बे के बाहर एक बत्ती भी रोशन थी। जब मैं बाटला के रणजीत सिंह दरवाजे की तरफ बढ़ा तो 2 कुत्ते भौंकते हुए मेरी तरफ बढ़े। मैंने पत्थर फेंक कर इन्हें भगाया। बाटला की कस्बे पर गहरी खामोशी छाई हुई थी। बाजार सुनसान थे। मैं बाटला की वाहिद मस्जिद की तरफ बढ़ने लगा। यहाँ कई एक मस्जिदें हुआ करती थी, मगर क़याम पाकिस्तान के बाद सिर्फ एक मस्जिद श्रीनगर के कश्मीरी मौलवी अहमद के हिस्से में आई। बाकी मस्जिदों पर हिंदुओं और सिखों ने कब्जा कर लिया था। एक सिख चौकीदार जमीन पर लट मार कर आवाज लगाता हुआ मेरे करीब से गुजरता हुआ बोला, कौन हो जवान? मैंने कंबल अपने सर पर इस तरह ओढ़ रखा था मेरे माथे पर तिलक का निशान नजर नहीं आता था। फिर भी मेरा लिबास हिंदुआना था। मैंने हाथ जोड़कर कहा, मंदिर देवी भद्रकाली की पूजा करने जा रहा हूँ महाराज। लाला इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? महाराज वेदों का पाठ करना है। ब्राह्मण हूँ, कान ब्राह्मण हूँ, मंत्रों का जाप करना है। मैंने फौरन कहा, जाओ जाओ लाला, दिमाग लगाओ। सिख चौकीदार ये कहकर लट जमीन पर मारता आगे बढ़ गया। मैं तेजी से बाजार में घूमकर एक अंग सी गली में दाखिल हो गया।